नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मन की पीड़ा। मीता अपने घर से निकली और पूरे रास्ते बेचैन ही रही। दरअसल वो अपने बचपन की सखी तनु से हमेशा की तरह मिलने और उसका हालचाल पूछने जा रही थी, पर मीता बखूबी जानती थी कि वो तनु से मिलने जा तो रही है, पर बातें तो वही होनी हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी और उससे पहले भी हुई थी। मीता का चेहरा देखते ही तनु एक सेकंड तक बर्बाद नहीं करेगी और पूरे समय बस इसी बात का ही रोती रहेगी कि हाय रे, ये कैसी जिंदगी, आग लगे इस जिंदगी को। मैंने सबके लिए ये किया वो किया, मैंने इसको आगे बढ़ने की सीढ़ी दी, पर आज कोई मदद करने वाला नहीं। गिनती रहेगी कि ये नहीं वो नहीं। मीता जानती थी कि यह जबरदस्ती की पीड़ा तनु ने पाल पोस कर अमरबेल जैसी बना दी है। काश तनु अपनी आशा और उमंग को खाद पानी देती तो आज भी जीवन का हर कष्ट बस कोई हल्की समस्या ही रह जाता और एक प्रयोग की तरह तनु उसके दर्द से भी पार हो जाती। मगर तनु ने तो अपनी सोच को इतना खराब कर दिया था कि समय, शरीर और ताकत सब मंद पड़ रहे थे। सहेली थी, इसीलिए मीता की मजबूरी हो जाती कि उसकी इन बेसिर पैर की बातों को चुपचाप सुनती रहे। आज भी वही सब दुख दर्द। मीता ने यह सब सोचकर एक ठंडी आह भरी और उसको तुरंत 2 दशक पहले वाली वो तनु याद आ गई। तब तनु 30 बरस की थी। कैसा संयोग था कि तनु का हर काम आसानी से हो जाता था। अगर उसको लाख रुपए की ज़रूरत भी होती तो परिचित और दोस्त तुरंत मदद कर देते थे। मीता को याद था कि कैसे तनु रौब से कहती फिरती, मीता, मेरे भाग्य में सब बढ़िया ही लिखा है, कुछ तो है, मेरे व्यक्तित्व ऐसा है, हर काम बन जाता है और जिंदगी मस्त चल रही है। मगर मीता सब जानती थी कि यह पूरा सच नहीं था। असलियत यह थी कि तनु आला दर्जे की चालाक हो गई थी। उसने 5 सालों में ऐसे अमीर, बिगड़ैल और इकलौती बारिश संतानों को खूब दोस्त बनाकर ऐसा अपने माया जाल में फंसाया था कि वो लोग तनु के घर को खुशी और सुकून का अड्डा मानकर चलने लगे। मीता सब जानती थी कि कैसे प्रपंच करके तनु ने लगभग ऐसे ही धन कुबेर 10-12 दोस्तों से बहुत रुपए उधार ले लिए थे और शान से कहती थी कि जिनसे पैसा उधार लिया है वो सब अब देखना कैसे जीवन भर मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे। मीता जब आश्चर्य करती तो वो कहती, तुम तो नादान हो, देखती नहीं कि यह सब किस तरह अकेलेपन के मारे हैं बेचारे, ले देकर इनको मेरे ही घर पर आराम मिलता है। मगर मीता तनु की यह सब दलीलें सुनकर बहुत टोकती। बस घूमने फिरने और महंगे शौक पूरे करने का दिखावा बंद करो तनु, आखिर दोस्त भी कब तक मदद करते रहेंगे। पर तनु हंस देती थी और कंधे झटक कर कहती, मीता, मेरी दोस्ती तो ये लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं। देखो, मैं यहाँ नगर निगम की कर्मचारी हूँ, मेयर तक पहुँच है मेरी, मैं सबके बहुत काम की हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर यह सब सुनकर मीता खामोश हो जाती थी। पर कहते हैं ना, समय एक समान नहीं रहता। आखिर समय ने रंग दिखा ही दिया। तनु का अपने पति से अलगाव हो गया और उसकी इकलौती बेटी गहरे अवसाद में आकर पहले तो बहुत बीमार रही। कहाँ कहाँ नहीं गई तनु, किस किस अस्पताल के चक्कर नहीं लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन बेटी कोमा में चली गई, लेकिन अभी और परीक्षा बाकी थी। एक दिन तनु का
नगर निगम में ऐसा विवाद और कानूनी तकरार हुआ कि वो विवाद हफ्तों और महीनों तक लंबा खिंच गया और उसे महज 50 की उम्र में नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। आज वो बीमार बेटी को संभाल रही थी, पर कोई पुराना मित्र या परिचित उससे मिलना तो दूर, उसे मोबाइल फ़ोन पर संदेश तक भी गलती से नहीं भेजता था। यह सब सोचती सोचती मीता अब तनु के घर पहुंच चुकी थी और वो बाहर गमलों को पानी देती हुई मिल गई। मीता के मुंह से निकल पड़ा, वाह खूबसूरत फूल। यह सुन तनु फट बोल पड़ी, हाँ, जान पहचान वालों ने तो मुझको बस कैक्टस और कांटे ही दिए, फिर भी कुछ फूल कहीं मिल ही गए। और फिर पाइप से बहते पानी से अधिक आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और वो बस बेचारी और कमज़ोर इंसान बनकर हर परिचित को धारा प्रवाह बुरा भला कहने लगी। तब मीता ने कहा, तनु, यह जो दुख है ना, हमारी उस याददाश्त की देन है जो खराब बातें ही याद दिलाती हैं। तुमको यह वर्तमान नहीं बल्कि अतीत है जो रुलाकर समय से पहले इतना कमज़ोर किए दे रहा है। बार बार लोगों को याद करके बुरा भला मत कहो। अच्छे लोगों की कीमत तब तक कोई नहीं जानता जब तक वो हमारे व्यवहार से आहत होकर दूर जाने ना लगें। हमारे जीवन में कुछ सुकून की जो सांस चल रही होती है वो इन सद्गुणी लोगों के कारण ही होती है। तुम एक बार याद तो करो कि तुमको कितने सहयोगी दोस्त एक के बाद एक मिलते रहे। तनु कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। मीता बोलती गई, तनु, कई लोग तो दशकों बिता देते हैं और संयोग से मिल रहे हितैषियों से भरपूर लाभ भी लेते रहते हैं, पर वो लापरवाह भी हो जाते हैं। वह अपनी उस खुशकिस्मती या उन मित्रों की अहमियत पर कभी ध्यान नहीं देते हैं जिनकी वजह से उनकी खुशी और आनंद आज अस्तित्व में है। और सच कहा जाए तो वो ही उनका सब कुछ है। कैसी विडंबना है कि आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है कि वह सबसे पहले उसी अनमोल खजाने को बिसरा देता है। मैंने सबके लिए इतना किया, तनु गुस्से और नाराज़गी से बोली। रमा को हर हफ्ते मेयर की पार्टी में ले जाती थी और सुधा को तो सरकारी ठेके दिलवाई। उस उमा को तो नगर निगम के विज्ञापन दिलाकर उसकी वो हल्की फुल्की पत्रिका निकलवा दी। सबका काम किया था मैंने, पर आज कोई यहाँ झांकता तक नहीं। नहीं तनु, यह निहायत ही एक तरफा सोच है तुम्हारी। यह संकुचित सोच भी किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक सोचने वाला अपने दिमाग को सच्चाई से बिल्कुल अलग कर लेता है। तनु यह सुनकर तमतमाता हुआ चेहरा करके मुंह बनाने लगी, पर मीता निडर होकर बोली, तुम पूरी बात याद करो। तुम कह रही हो कि रमा को तुम दावतों में ले जाती थी, पर उसके एवज में रमा की एक कार हमेशा तुम्हारे पास ही रही और तुमने रमा की नर्सरी से लाखों की कीमती पौधे मुफ्त में लिए। याद करो। तनु को वो सब याद आ गया और वो अपने होंठ काटती हुई कुछ विनम्र हो गई। सुधा को तुमने जुगाड़ करके ठेका दिलवाया, हाँ, पर तुम्हारे घर पर कोई भी आयोजन होता था तो सुधा की तरफ से मुफ्त कैटरिंग होती थी। बोलो सच है या नहीं? ओह हाँ हाँ कहकर तनु चुप हो गई, मगर अब मीता बिल्कुल चुप नहीं रही। वो बोली, उमा की पत्रिका में तुम्हारी बेटी की कविता छापना जरूरी था। इतना ही नहीं, तुमने उमा की पत्रिका को अपने ही एक प्रिय पार्षद का प्रचार साधन भी बनाया। याद आया कि नहीं? जरा ठीक से याद करो। हाँ कहकर तनु कुछ उदास हो गई थी। मीता को लगा कि उसे कहीं पार्क या किसी खुली जगह में चलने को कहना चाहिए। आखिर मीता भी इंसान थी और तनु को उदास देखकर
उसका मन भी खुश नहीं रह सकता था। मीता ने उसके जीवन का हर रंग देखा था। तनु और उसने कितना समय साथ गुजारा था। मीता ने कहा, तनु अभी तो मेड काम कर रही है, वो बिटिया को भी देखती रहेगी। चलो हम पास वाले पार्क तक चहलकदमी कराते हैं। तनु के लिए मीता सब कुछ थी, बहन, दोस्त, हितैषी, सब कुछ। वो तुरंत मान गई और उसके साथ चल दी। घर की चार दीवारी से पार होते ही तनु को कुछ अच्छा सा लग रहा था। वो आसपास की चीज़ों को गौर से देखती जा रही थी। पार्क पहुंचकर दोनों आराम से एक बेंच पर बैठ गईं। तनु वहां पर उड़ रही तितली को यहाँ वहाँ देखने लगी। मीता को अब लगा कि आज तनु को सब याद दिलाना ही चाहिए, ताकि वो अपनी सोच को सही और संतुलित करके सकारात्मक ढंग से विचार कर सके और खुद भी किसी पागलपन जैसी बीमारी का शिकार न हो जाए। तनु को उम्र के इस मोड़ पर मानसिक रूप से सेहतमंद होना बहुत जरूरी था। मीता यह सोच ही रही थी कि तनु अचानक अपने पति पुष्प का जिक्र करते हुए बुरा भला कहने लगी, उनकी पुरानी गलतियां बताकर शिकायतें करने लगी। पर मीता ने उसे बीच में ही फिर टोक दिया और जोर देकर कहा, तनु अगर तुम्हारे पति प्राइवेट स्कूल में शिक्षक न होकर कोई बढ़िया नौकरी कर रहे होते तो तुम इतना रौब दिखाती उनको? जरा ईमानदारी से याद करो तनु, तुम उनकी सारी तनख्वाह ले लेती और अपने ढंग से कहीं प्लॉट खरीद लेती और लोन की किस्तें पुष्प जी के वेतन से चुकाई जाती। वो कुछ कहते तो तुम अपना रौब ताब दिखाने लगती थी। तुमने एक सरल और सच्चे इंसान को हौले हौले मंदबुद्धि बना दिया। वो तुम्हें ही नहीं, यह शहर भी छोड़कर चले गए, लेकिन आज वो आनंद से हैं, अकेले हैं, पर समाज की सेवा में बहुत खुश हैं। तनु चुपचाप सुनती रही, उससे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। मीता आगे बोली, तनु याद है, बस एक बार तुम उनको अपने मेयर साहब से सिफारिश करके नगर निगम का कोई सम्मान दिलवा लाई थी, जबकि पुष्प जी तो चाहते ही नहीं थे कि उनको कोई मानपत्र दिया जाए, पर तुमने कितना भौड़ा प्रदर्शन किया। मुझे तो पुष्प जी का चेहरा याद आता है कि वो तुम्हारे इस दिखावे के शोर शराबे और प्रदर्शन से कितने आहत हो गए थे। वो यही सोचते कि एक सरल जीवन जिया जा सकता है, पर तुम तो न जाने किस लत में पड़ गई थी कि यहाँ की गोटी वहाँ फिट कर दो, इसको आगे करो, उसको पीछे करो, इससे इतना रुपया ऐंठ लो। न जाने क्या सनक थी तुमको। तुम ऐसा क्यों करती थी तनु? कितनी ही बार पुष्प जी कोशिश करते करते हार गए कि तुम्हारा यह दंभ, अहंकार और झूठे पाखंड किसी तरह कम हो जाएं, पर एक बूंद के बरसने से ज्वालामुखी कहाँ शांत होता है। तुम तो पूरी महफिल में सरेआम न जाने क्या से क्या बोल जाती। तुम हमेशा पुष्प जी के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया करती और उनके पहने हुए लिबास को बदलवा कर दोबारा तैयार होने को कहती थी। वो कितना दुखी हो जाते, पर तुमको तो बस दिखावा ही चाहिए था। तुम उनके अच्छे कपड़ों पर ऐसे टिप्पणी कर देती थी कि यह देखें, मैं खरीद कर लाई हूँ, यह मेरी पसंद की जीन्स है। बेचारे इतना झेप जाते थे, पर तुमको कुछ समझ नहीं आता था। पुष्प जी तुम्हारे साथ बहुत असहज होने लगे थे। वो कई बार ऐसे लगते जैसे किसी कैद खाने में घुट रहे हैं। बस एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि चाहे किसी जंगल में खुशी खुशी रह लेंगे, पर तुम्हारी इस झूठ से भरी हुई नौटंकीशाला में कतई नहीं। और तनु तुम्हारी आंखों में तो कितने पर्दे पड़े थे। तुमको अपनी जुगाड़ वाली कूटनीति के चश्मे से यही दिखता था कि पुष्प जी से लेकर सब परिचित बस एक तुम्हारी ही छत्र छाया में
सुकून से हैं। तनु यह सब ऐसे सुन रही थी मानो उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा चलाया जा रहा हो। मीता धारा प्रवाह बोलती गई, तनु पता है तुम जब तक उनके सामने नहीं होती थी वो जिंदगी का आनंद लेते, पर तुम दफ्तर से आती और वो सकपका से जाते। तुम जैसे कोई तबाही बन गई थी उनके लिए। हम लोग कितना संकेत करते, पर तुम इतनी जोरदार और भारी आवाज़ में हमारी हर बात काट दिया करती थी। यह सब कहते कहते जब मीता जरा देर के लिए चुप हो गई तो तनु बोल पड़ी, मीता तुम तो आज मुझे दोस्त लग ही नहीं रही हो। हद करती हो तुम। पुष्प के परिवार को गोवा तक घुमाने ले गई, वो भी सरकारी खर्च पर। ऐसा शाही भ्रमण उनके बस की बात ही नहीं थी मीता। नहीं तनु, तुम फिर एक तरफा सोच रही हो। वो परिवार बहुत सादगी पसंद है। तुम्हारी चालें, तुम्हारे दाव पेच वो नहीं जान सके कभी। तुम अपनी ननद और नंदोई को जीत करके उनकी मर्जी के विरुद्ध गोवा ले गईं। उससे पहले ही तुमने इस बात का हर जगह इतना प्रचार कर दिया था कि सुन सुनकर पुष्प जी शर्मिंदा हो जाते थे, मानो वो कोई फकीर हैं और तुमने उनको और उनके गरीब परिवार को शाही जीवन उपहार में दिया है। पर तुम्हें यह सब कभी समझ नहीं आया। तुम्हें याद भी नहीं, पर तुम्हारे ननद नंदोई गोवा जाकर बहुत परेशान हो गए थे। तुमसे कहना चाहते थे, पर तुम तो अपने प्रभाव और अपने रौब के खोल में बंद रहती थीं। तुमने एक बार भी उन दोनों का मन नहीं जाना। पर यह बात तुम्हारी ननद ने अपने भाई यानी पुष्प जी से कही कि वहाँ इतने छिछोरे लोगों के साथ तुमने उनको पल पल कितना विचलित किया। वो दूसरे दिन लौट जाना चाहते थे, पर तुमने उनको दबाव रखकर पूरा सप्ताह जैसे उनका मानसिक शोषण कर दिया था। तनु वो सरल लोग हैं, इतना छल कपट दिखावा उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तुम तो गोवा से लौटकर भी अपनी उदारता का बखान करती रहीं कि ननद नंदोई को घुमा लाईं वगैरह वगैरह। पर आज देखो तुम्हारे ननद और नंदोई अपने मेहनत के बल पर कितने सफल उद्योग चला रहे हैं, कितनों को रोटी दे रहे हैं, और तुम उन पर ऐसे अपना सिक्का जमाने की कोशिश करती थीं। तनु पुष्प जी हों या उनके बहन बहनोई, वो सब मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, मगर मैं आज भी बस तुमसे ही लगाव रखती हूँ, स्नेह रखती हूँ, क्योंकि एक ज़माने में तुम्हारे पापा ने मेरी 1 साल की स्कूल फीस जमा कराई थी। तनु मेरे पास सबकी खबर है, पर मेरा मन हमेशा तुमसे ही जुड़ा रहेगा। मैं सदैव तुम्हारी ही भलाई चाहती हूँ। कहकर मीता चुप हो गई। तनु यह सुनकर एकदम खामोश हो गई। फिर बोली, मीता एक एक बात सच कह रही हो। मैं जल्दी मालदार बनना चाहती थी और अमीरों की कमजोरी भांपकर उनका काम करवाकर रुपया मांग लेती थी। पर आज लगता है कि शायद मेरी यह फितरत सब भाप गए और मुझसे दूर होने लगे। सच मीता, अगर मैं यह प्रपंच वगैरह ना करती तो कम पैसा होता, पर कितनी खुशी होती और कितने अपने मेरे साथ होते। आज बस तुम ही हो जो मेरा साथ निभा रही हो। अब तुम देखना, मैं वादा करती हूँ कि अपनी सोच बदल दूंगी। मैं निस्वार्थ लोगों की मदद करूँगी। बेटी जल्द ठीक हो, इसकी कोशिश नए सिरे से करूँगी। कोई मदद मांगने आए तो गुप्त दान करूँगी। कहते हुए तनु का गला भर आया और वो किसी तरह अपने आंसू रोकने लगी। हाँ तनु, यह ही सही रहेगा। आखिर ऐसी समुचित मानसिक स्थिति होगी तो फिर किसी भी हाल में तुम्हारा बुरा कैसे संभव है। अब तुम इसी पल से अपने को बदल कर रख दो। वो मन सुधार लो जो अपना काम निकालने को
परिचय की जोड़ तोड़ करता है। बोलो तनु, कुदरत का भी अपना एक अटल कानून है। वह अच्छे लोगों से मिलवाती रहती है, मगर जब हम उन सहयोगी जनों को बार बार नज़रअंदाज करते हैं तो वो हमसे दूर चले जाते हैं और संसार की कोई भी ताकत उनको वापस नहीं बुला सकती है। इस मामले में किसी की सिफारिश भी काम नहीं आती। इसमें किसी भी रिश्वत का आदान प्रदान नहीं होता है। इस अच्छे संबंध को तो आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं और चाहकर भी इसे आप किसी को नहीं दे सकते हैं। अब यह पूरी तरह से हम सबके ऊपर ही तो निर्भर करता है कि हम जैसा चाहें इस अच्छी संगति को अंत दे सकते हैं। हाँ मीता, सच कहा। इस जीवन को खुशियों से संपन्न करने के लिए मुझको ही यह जिंदगी सफल करनी पड़ेगी। इस जीवन के अंदर समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हाँ तनु, कहते हुए मीता की आंखों में तनु की आंखों से टकराती इंद्रधनुषी आभा प्रतिबिंबित होने लगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।